हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन है यानी परावर्तन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र पे एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो परावर्तन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, यानी आज का ये वीडियो आपके लिए, ठीक है, 4 अंक लेके आया है। ठीक है, आज के इस वीडियो से आपको एग्जाम में बेटा कम से कम 4 अंक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 4 अंक यानी कि 4 नंबर आज के इस वीडियो से आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो ये सेशन बेटा आप शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपकी एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, कोई भी डाउट आपका ना रहे। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बता दो कि वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। ठीक, चलिए चलो बात करें बेटा किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जरा इसका देखो। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन में क्या था। अच्छा, अपवर्तन को जानने से पहले एक बार थोड़ा सा परावर्तन की बात कर लें। परावर्तन को थोड़ा सा हम लोग रिपीट करें। परावर्तन में क्या था, जैसे ये हमारा कोई सतह था, ठीक, ये एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता था, यानी कोई भी प्रकाश किरण अगर इस सतह पर आकर पड़ता था तो वो इस सतह से दूसरी साइड नहीं आने पा रहा था, यानी वापस अपने ही माध्यम में लौट जा रहा था। ठीक, ये कोई प्रकाश किरण आ रहा था इस प्रकार से, तो ये जैसे ही इस बिंदु पर आकर टकराता था, टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जाता था, यानी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से लौट गया। अब अपवर्तन में क्या चीज है, अपवर्तन में ध्यान देना, अपवर्तन में ये जिस माध्यम से आएगा वापस उस माध्यम में नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम यही अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में क्या होगा, यही प्रकाश किरण जो इस बिंदु पर टकराने के बाद वापस लौट गया, ये वापस नहीं लौटेगा बल्कि इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी माध्यम में क्या होगा, इस प्रकार से एंटर कर जाएगा। ठीक, तो एंटर करने के बाद क्या होता है इसके साथ, बस वही चीज हमें अपवर्तन की घटना में यानी कि अपवर्तन में देखना है। तो चलो अब दोनों में अंतर समझ में आया, अब ध्यान देते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई एक ऐसा लेयर है जो दो माध्यमों को अलग करता है। मान लेते हैं ऊपर माध्यम 1 है, ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, और नीचे जो है कोई आपका दूसरा माध्यम है, नीचे जो है आपका माध्यम नंबर 2 है। ठीक है, ऊपर कोई दूसरा माध्यम है और नीचे कोई दूसरा माध्यम है। ठीक, अब कोई प्रकाश किरण, ठीक, अब कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, जो इस प्रकार से आई, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, तो अब ये प्रकाश किरण अपने रास्ते पे सीधे ना जाकर अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है। क्या होती है, अपने रास्ते से क्या होती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश का यही गुण क्या कहलाता है, या प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब समस्या यह है कि यह प्रकाश किरण कभी कभी अभिलंब की ओर झुकती है और कभी अभिलंब से दूर भागती है। तो कब अभिलंब की तरफ झुकती है और कब अभिलंब से दूर भागती है, तो इन दोनों घटनाओं पर भी जरा विचार कीजिए। ठीक, कब अभिलंब की तरफ झुकती है और कब अभिलंब से दूर भागती है, इन दोनों घटनाओं पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अभिलंब क्या है, इस बिंदु पर हम क्या खींच दें, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा इस प्रकार से खींच दें, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब। कितना टेढ़ा जा रहा, यही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ठीक है, ये लाइन क्या होगी हमारी, अभिलंब हो जाएगी। ये लाइन क्या होगी, अभिलंब होगी। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, जैसे मान लो अगर इधर माध्यम 1 की तरफ मान लेते हैं हवा है और माध्यम 2 की तरफ अगर हम मान लें पानी है, ठीक है,
माध्यम 1 में क्या है, हवा है, और माध्यम 2 में क्या है, पानी है। अगर कोई प्रकाश किरण हवा से पानी के अंदर आता है तो जो अभिलंब होता है, अभिलंब की तरफ ही क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अगर इसी का उल्टा पानी से हवा में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में? तो कब दूर हटेगा, कब पास आएगा, समझ में आ गया? तो चलिए अब परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिखिए उससे पहले। ठीक है, उसके बाद ये फिगर जो हमने रखा है ये आपके प्रयोग के लिए है, फिर बताते हैं इसके बारे में। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी, ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी, या एक सेकंड, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई। अब जैसा कि आप ये चीज आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे आप किसी भी कोई शीशे का गिलास है आपका, ठीक है, जो कि कोई ऐसा गिलास लीजिए जो पारदर्शी हो, यानी जिसके आर पार आपको दिखाई दे कि उसमें पानी कितना है कितना नहीं। ठीक है, उसमें आप कोई पेन या पेंसिल अगर आप रख दो तो पेन या पेंसिल जो है वो आपकी मुड़ी हुई दिखाई देती है। पेन या पेंसिल आपको बिल्कुल सीधी, आप ऐसे सीधे रखेंगे ना, लेकिन वो सीधी नहीं दिखाई देगी, बल्कि क्या होगी, हल्का सा अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से वो मुड़ी हुई नजर आएगी। और ये कहां से मुड़ी हुई नजर आएगी, जहां से पानी का लेवल स्टार्ट होगा, जहां से पानी का लेवल स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां तक तो पूरा आपका वायु ही है, यहां तक पूरा आपका वायु ही है। ठीक है, यहां तक पूरा आपका वायु है, इसके बाद से जो है आपका पानी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद से आपका पानी स्टार्ट हुआ है, यानी कि जल, यानी कि वाटर। ठीक है, आगे बात समझ में, इसके बाद से आपका पानी स्टार्ट हुआ, तो जहां से पानी स्टार्ट हुआ होगा ये जो पेंसिल है वहीं से मुड़ी हुई नजर आपको आएगी, वहीं से मुड़ी हुई नजर आएगी। ये आप प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए ये क्या है, ये हमारा कांच का गुटका है। क्या है, कांच का एक गुटका है, और ये जो आती हुई प्रकाश किरणें आपको दिखाई दे रही हैं ये लेजर बीम है। क्या है, लेजर बीम है। ठीक, तो अगर आप किसी लेजर बीम को किसी भी कांच के गुटके पर जो है आपतित कराते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये लेजर बीम इस कांच के गुटके पर क्या हो रहा, आपतित हो रहा, तो जिस बिंदु पर ये आपतित हो रहा, इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचें, इस बिंदु पर देखो इस तरीके से अगर हम अभिलंब खींचें तो देखो ये प्रकाश किरण ऐसे जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन अब सीधे ना जाकर अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गया है, अभिलंब की ओर झुक गया है। ठीक, यानी कि जब हवा से कांच के अंदर प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश किरण, यानी कि हवा क्या है, आपका विरल माध्यम है, कांच क्या है, आपका सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। लेकिन यही दूसरी तरफ भी देखो, यही प्रकाश किरण
थोड़ी देर के लिए इतना भूल जाओ। अब ये सोच लो कि ये प्रकाश किरण कांच से होकर आ रही है, तो कांच से होकर जब बाहर आ रही है तो अब इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन अब सीधे ना जाकर ये अविलंब से दूर हट जा रही है। तो यानी एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। ये जो आपका माध्यम है ये कैसा माध्यम है, सघन है, और इसके दोनों तरफ माध्यम कैसा है, विरल है। ठीक है, पहले देखो विरल से सघन में गया तो अविलंब की ओर झुका, अब सघन से विरल की तरफ आ रहा है तो फिर ये अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। ठीक है, तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ सभी का, सभी बच्चों का क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं आपकी बहुत काम की बात। देखिए बेटा, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखिए शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर इस बार की बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के एग्जाम में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, जैसा कि आप बोर्ड के दोनों कॉर्नर पे देख सकते हैं। ठीक है, बच्चों के फोटो और उनके परसेंटेज दिखाए गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप भी, हम चाहते हैं कि आप भी शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लें, अच्छा परसेंटेज लें। ठीक है, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए, कितनी, मात्र 1499 रुपए है। और इसके साथ साथ आपको बैच के अंदर मिलेगी लाइव क्लास, साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिसका आपको पूरा सोल्यूशन भी कराया जाएगा। साथ ही साथ हर संडे आपका टेस्ट होगा, हर संडे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आंसर आपको मिलेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अच्छे नंबर लाने के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं बेटा, बिना देर किए हुए आप सभी लोग बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन समझ में आ गया। अब समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन का कुछ ना कुछ नियम होता, चलो उसको देखते हैं। हेडिंग लगाओ, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ठीक। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई, ठीक है, कोई एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक लेयर है जो दो माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक, चलिए देखिए, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण है जो इस प्रकार से जो है क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक, ये कोई प्रकाश किरण है जो इस प्रकार से आपतित हो रही है। ठीक, और इस बिंदु पर हम क्या खींच लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। रुको, पहले पूरा फिगर बन जाने दो, ठीक है, जिससे सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। देखो, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, हमारा कोई सतह है। ठीक, ये कोई एक सतह है। इस सतह के इधर मान लेते हैं कोई एक माध्यम है जो कि विरल है, और दूसरी तरफ माध्यम कैसा है, सघन है। दूसरी तरफ माध्यम सघन है। जो विरल है मान लेते हैं ये हवा है। ठीक है, और जो सघन माध्यम है इसे हम मान लेते हैं कांच मान लेते हैं या पानी मान लेते हैं, जो भी आपको मानना है मान सकते हो। ठीक है, कांच मान लिया आपने। ठीक है, अब ये जो प्रकाश किरण है, कोई भी प्रकाश किरण मान लीजिए इस बिंदु पर क्या हो रही है, आकर पड़ रही है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे। तो अब ये प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से हट जाएगी। तो हटकर कहां जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्यों झुकेगी, क्योंकि
ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, इसलिए अभिलंब की तरफ झुकेगी। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा होता, इस प्रकार से ऊपर आपका अगर कांच होता और नीचे आपका जो है हवा होता, तो अब यही प्रकाश किरण इस प्रकार से आती, ये अगर हमारा अभिलंब होता तो अब ये अभिलंब से दूर हट जाती, इस प्रकार से हो जाती। ठीक है, यही प्रकाश किरण क्या होती, इस प्रकार से हो जाती। ठीक, अगर ये सघन से विरल में जाता, मान लेते ये माध्यम कैसा सघन, क्योंकि कांच जो है हवा की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है, ज्यादा डेंसर होता है। कांच के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और जो एयर के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। ठीक, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए तो ये इसको मिटा दें, एक ही पे समझा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये आपका अभिलंब हो गया, यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, और ये क्या है, ये है आपकी आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये क्या है, ये है आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, और ये क्या है, ये है आपका बेटा अभिलंब। ये क्या है आपका, ये है अभिलंब। ठीक, अब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में ये जो कोण बनेगा स्मॉल आर, इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, इसे आई से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे, इसलिए इसको इंसिडेंट एंगल बोला जाता है। इंसिडेंट एंगल यानी कि आई, इसको रिफ्रैक्टिंग रेज बोला जाता है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिंग यानी कि आर से वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इस कोण को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। ठीक, अब नियम देखो, अपवर्तन के दो नियम कितने हैं, अपवर्तन के दो नियम है। सबसे पहले नंबर का जो नियम हो वो क्या है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है आपकी, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तथा ये जो आपका ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर पड़ती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। ठीक, तो रूल नंबर 1, पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। और तीनों देखो कहां है, बोर्ड पर ही तो दिखाई दे रहे हैं। अगर बोर्ड को हम एक तल मान के चलें, इस पूरे को अगर हम एक तल मान के चलें, तो सारी चीजें क्या है, बोर्ड पर ही स्थित है, यानी कि एक ही तल में स्थित है। जैसे मान लो इस हथेली को अगर हम मान के चलें कि इस हथेली के नीचे जो है आपका दूसरा माध्यम, ऊपर दूसरा माध्यम, कोई प्रकाश किरण अगर इस प्रकार से आएगा, ठीक, और अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो जिस बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे वो, और ये जो आपतित किरण है, ठीक, आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है, तीनों कहाँ स्थित हैं, एक ही तल में। और वो तल कौन सा हुआ, हमारी हथेली, यानी कि तीनों के तीनों हमारी हथेली पर फिक्स हो रहे हैं, तो वही चीज है। तो पहला रूल क्या लिखोगे, जो परावर्तन का पहला नियम है वही अपवर्तन का भी पहला नियम है। तो लिखो आपतित किरण ठीक, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और वो तल हमारा कौन सा है, बोर्ड। तल कौन सा हमारा, बोर्ड। ठीक, यानी कि आपतित किरण
अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमारे कहां स्थित होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा नियम क्या कहता है, जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा वाला जो नियम है ये आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक है, तो लिखिए आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन, और आपतन कोण है क्या आपका? आपतन कोण आई है। जा का मतलब क्या होता है? साइन। ठीक है, और अपवर्तन कोण इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? अपवर्तन कोण को आर से, और अपवर्तन कोण आर की जा का मतलब होता है साइन का अनुपात सदैव नियत होता है, का अनुपात सदैव नियत होता है। ठीक है, यानी कि अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम लोग n से डिनोट करते हैं, और यही नियतांक क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अगर इसको हम पहला माध्यम ले लें, इसको दूसरा माध्यम ले लें, तो यही जो नियतांक आता है यही नियतांक हमारा क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और यही जो है यही हमारा क्या है? यही स्नेल का भी नियम है। तो अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाए, ठीक है, तो आप ये चीज लिखोगे। अगर आपको अपवर्तन का नियम पूछा जाएगा तो दोनों चीज लिखोगे। ठीक है, यही स्नेल का नियम, यही किसका नियम है? स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। ठीक है, यही स्नेल का नियम है। क्लियर? आगे बात समझ में? ये क्या है? किसका नियम है? स्नेल का नियम। ठीक है, अब अपवर्तनांक क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है? ठीक है, चलिए इस पे भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक जो है हमेशा दो माध्यमों के बीच निकलता है। अपवर्तनांक हमेशा जो है क्या होता है? किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। जैसे अगर हम पानी की अपवर्तनांक की बात करें तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो हवा के सापेक्ष दूसरा होता है, कांच के सापेक्ष दूसरा होता है, यानी कि हर एक माध्यम के सापेक्ष आपका जो अपवर्तनांक है वो बदल जाएगा। ठीक है, अब जैसे पानी के अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो पानी का अपवर्तनांक नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो 1 होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम पानी के अपवर्तनांक पानी की बोल रहे हैं, हाँ, पानी का जो अपवर्तनांक है अगर उसे हम हवा के सापेक्ष देखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और के सापेक्ष देखेंगे, अगर कांच के सापेक्ष देखेंगे तो कुछ और आएगा, किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष देखेंगे, ठीक है, ईथर के सापेक्ष देखेंगे तो और कुछ आएगा, पारे के सापेक्ष देखेंगे तो और कुछ आएगा। तो हर एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग आता है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे सिंपल से समझो, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं ये कोई बच्चा है, ठीक, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ठीक, और यहां पे और भी ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक, ये अब इस बच्चे की अगर हम हाइट देखें, इस बच्चे की अगर हम हाइट देखें, ठीक है,
तो इसकी तुलना में, ठीक है, जैसे मान लो अगर इसकी हाइट मान लेते हैं अगर हम कितनी है, इसकी हाइट अगर हम मान लें 4 फीट है, कितनी है 4 फीट है। इसकी हाइट अगर हम मान लें कितनी है 5 फीट है। इसकी हाइट कितनी है मान लेते हैं 6 फीट है, कितनी है 6 फीट। ठीक, तो अगर हम ये बॉय नंबर 1 है, ये सेकंड बच्चा है और ये थर्ड बच्चा है। ठीक है, अब देखो इस जो पहला बच्चा है, इस पहले बच्चे को अगर हम दूसरे बच्चे से कंपेयर करें, पहले बच्चे को अगर हम दूसरे बच्चे से कंपेयर करें तो ये दूसरे बच्चे से कितना छोटा है 1 फीट छोटा है। कितना छोटा है 1 फीट छोटा है। लेकिन अगर हम इसको तीसरे वाले बच्चे से कंपेयर करते हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम इससे करते हैं तो ये 2 फीट छोटा हो गया। ठीक है, ये 2 फीट छोटा हो गया, ये ऐसा कह सकते हैं वो 2 फीट बड़ा हो गया, यही ना। लेकिन अगर पहले वाले से कंपेयर करें, इससे इसको कंपेयर करें तो ये 1 फीट छोटा है या कह सकते हैं ये 1 फीट बड़ा है। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन करना, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, लड़का तो हमारा वही है, लड़का वही है, लेकिन जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको हम बदल दे रहे हैं, तो इसकी लंबाई में क्या आ जा रहा, फर्क आ जा रहा, परिवर्तन आ जा रहा। तो इसी तरीके से अपवर्तनांक का भी यही बिल्कुल सेम फंडा है। क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम पानी की बात कर लें, पानी, ठीक है, इसका अगर हम हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, और इसी पानी का अगर हम किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर देखेंगे, कांच के सापेक्ष देखेंगे तो वो कुछ अलग आएगा। ठीक है, अगर इसी पानी का अपवर्तनांक मान लीजिए हम पारे के साथ देखते हैं, किसके साथ, पारे के साथ यानी कि Hg, तो वो कुछ अलग आएगा। ठीक है, इसी पानी का अपवर्तनांक अगर हम क्या किसी और सॉलिड, ठीक है, के सापेक्ष देखते हैं तो वो कुछ अलग आएगा। आगे बात समझ में। तो यानी कि डिपेंड इस पे होता है कि हम किस चीज का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं वो चीज अगर हम बदलेंगे तो अपवर्तनांक भी हमारा क्या होगा, बदल जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया, शायद आप बेहतर समझ पाए होंगे। ठीक है, एग्जांपल से आप शायद बेहतर समझ पाए होंगे कि लड़का तो वही है, लेकिन अगर इसको हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो इसकी हाइट 1 फीट, हम कह सकते हैं कि बस ये केवल 1 फीट छोटा है। लेकिन अगर तीसरे वाले से कंपेयर करेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा, 2 फीट छोटा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो कल इस पे थोड़ा हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो कल का टॉपिक जो है उसको हम लोग नोट कर लीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, देखो बच्चों एक और चीज हम आप लोगों से कह दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं या बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ना ही हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ना ही धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं क्योंकि आपके साइंस में अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर जो है आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। और इसके लिए हम आपका सिलेबस लेकर चलेंगे बच्चों अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर तक, सितंबर या अक्टूबर तक आपका कंप्लीट करेंगे। अगर अक्टूबर नहीं तो कम से कम मान के चलो सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक हम आपका जो है ये सिलेबस जो है करेंगे कंप्लीट। ठीक है, वहीं अगर ये तो बात किसकी हो गई, फिजिक्स की। ठीक, लेकिन आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री और जो बायो है, ठीक है, बायो, ये दोनों भी आपके साथ ही साथ चल रहे हैं। इन दोनों में शायद एक या दो चैप्टर शायद आपके कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो साइंस का सिलेबस है वो पीछे नहीं है, आगे ही चल रहा है, हर जगह से आगे ही चल रहा है। ठीक है, बस पीछे में क्या है, आपके स्कूल में ये हो सकता है, स्कूल में ये हो सकता है कि जो ये प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन है ये पूरा पढ़ा दिया गया हो। ठीक है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। हम आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया है तो ये आपके लिए और अच्छी बात हो सकती है कि जो आप पढ़ लिए हैं कम से कम हम उसका आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप लोग कभी भी अपने मन में ये चीज मत लाना कि हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, या हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी 1-2 महीने में आपका सिलेबस पूरा करके फिर क्या करेंगे आगे। धीरे धीरे पढ़ते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो ना, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जैसे होता नहीं ना कि मकान बार बार नहीं बनता, मकान बार बार नहीं बनता, एक बार बनाओ अच्छे से बनाओ, उसी को बार बार तोड़ो बार बार बनाओ, क्या मतलब है।
ठीक है, तो वही चीज है कि एक बार हम उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब वही जल्दी जल्दी बार बार जल्दी जल्दी पढ़ते चलो और जल्दी जल्दी में 3-4 बार पढ़ जाओ, जल्दी जल्दी में 3-4 बार पढ़ जाओ, ठीक है। ये कोई न्यूज़पेपर तो है नहीं कि फटाफट खबरें आप पढ़ते चले जा रहे हैं, फटाफट खबरें पढ़ो, ये कोई न्यूज़पेपर तो है नहीं, ठीक है। ये आपके क्या टॉपिक है, सिलेबस है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपको डेली लाइफ में चीजें देखने को भी मिलती हैं, ठीक है। तो सिलेबस के लिए बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहें, ठीक है। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और ये भी नहीं है कि आपके अगर एग्जाम स्कूल में हाफ ईयरली शुरू हो जाएगा तो हाफ ईयरली का भी सिलेबस हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं रहिए, बस ये है कि आप क्लास जो है डेली अटेंड करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक आप और तनांग के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।